नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार ऑनलाइन स्टडी गंगा चैनल में एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, मैं जो है आप लोगों के लिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज लेकर के आपके सामने आया हूं। और आज के इस मेरे सीरीज का मेन उद्देश्य खास करके उन बच्चों के लिए है जो इस साल पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष या अन्य किसी भी विषय के अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों और जिनकी परीक्षाएं जो हैं वह बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में हो रही हों। खास करके उन लोग के लिए भी है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये हमारी प्रश्नों की सीरीज है। खास करके हमारे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, इसमें यूनिवर्सिटी ने इस बार पहली बार जो है वह बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। तो ये पहली बार बच्चों के सामने इस तरह की परीक्षा होने जा रही है जिसमें संपूर्ण प्रश्न पत्र ही जो है वह बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। तो ये उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो इसमें जो है खास करके बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को जो खासकर जो भूगोल विषय लिए हों या समाजशास्त्र लिए हों या इतिहास लिए हों, गृह विज्ञान, तो ऐसे कुछ विषयों की परीक्षाएं जो है वह बहुविकल्पीय होगी। तो यह खास करके उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है कि बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को देखें और इसी तरह के प्रश्नों जो है उनके परीक्षाओं में आएंगे और उन प्रश्नों के आधार पर ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप जब भी वीडियो देखने बैठें पेन और कॉपी ले करके बैठें। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को, प्रोफेसर ब्लास को, जीन ब्रूंस को या हेटनर को? तो इसका सही आंसर है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल को जो है वह मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं? निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं? हेटनर हैं, ब्लास हैं, शैम्पुल हैं या कांट हैं? तो हमारा सही आंसर है ब्लास। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ब्लास। तो प्रोफेसर ब्लास जो है वह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। ये परिभाषा किसने दी है? बच्चों, आपको परिभाषा भी बखूबी याद रखनी होगी क्योंकि परिभाषाओं से भी प्रश्न बन सकते हैं जिसमें परिभाषा दे करके यह पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसकी है। तो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हो, उनकी परिभाषा और वह परिभाषा किसने दी है इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कठिनाई का स्तर जब रखा जाएगा तो आपसे इस तरह के बड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको परिभाषा याद रखना बहुत जरूरी है। तो मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। यह परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर जीन ब्रूंस ने दी है या रेडजेल ने दी है या ब्लास ने दी है या डार्विन ने दी है? तो दोस्तों, यह परिभाषा जो है प्रोफेसर ब्लास ने दी है कि मानव भूगोल विचारकों की विकास के अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यह भी एक परिभाषा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यह परिभाषा किसने दी है? कुमारी शैम्पुल ने, ट्रिवार्था ने, फिंच ने या रेडजेल ने? तो यह परिभाषा दिया है रेडजेल ने। रेडजेल महोदय ने परिभाषा दिया है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। हमारी अगली परिभाषा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल
या सामरिक भूगोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल जो है वह मानव भूगोल की शाखा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, प्रोफेसर राक्सबी ने मानव भूगोल के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, 6 भाग में, 8 भाग में या 7 भाग में? तो प्रोफेसर राक्सबी ने जो है मानव भूगोल के क्षेत्रों को 6 भागों में बांटा है। हमारा आर्थिक भूगोल है, प्रजातीय भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, सामरिक भूगोल है। इस तरह की जो हो करके उन्होंने लगभग 6 भागों में जो है मानव भूगोल को उन्होंने बांटा था। अगला हमारा है, कासमास पुस्तक के लेखक हैं। कासमास पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्ल रीटर हैं, रेडजल हैं, हम्बोल्ट हैं या ग्रिफिथ टेलर हैं? तो कासमास पुस्तक के जो लेखक हैं वह हम्बोल्ट महोदय हैं। अगला है, अर्धकुंडे किसकी रचना है? कार्ल रीटर की है, रेडजल की है, हम्बोल्ट की है या टेलर की है? तो दोस्तों अर्धकुंडे जो रचना है वह कार्ल रीटर की है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी रचना रेडजल की है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है, कासमास है, अर्धकुंडे है या भौगोलिक वातावरण के प्रभाव? तो इसका सही आंसर है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है वह रेडजल की महान रचना है। नेक्स्ट हमारा है, कुमारी शैम्पुल भूगोलवेत्ता थीं। कुमारी शैम्पुल कहाँ की भूगोलवेत्ता थीं? जर्मनी की थीं या अमेरिका की थीं, फ्रांस की थीं या अरब की थीं? तो दोस्तों कुमारी शैम्पुल जो है वह अमेरिकन भूगोलवेत्ता थीं। नेक्स्ट है, कुमारी शैम्पुल शिष्या थी। तो कुमारी शैम्पुल किसकी शिष्या थी? डार्विन की थी, रेडजेल की थी, कांट की थी या हम्बोल्ट की थी? तो यह रेडजेल की शिष्या थी और वातावरण नियतिवाद की प्रबल समर्थक थी। नेक्स्ट हमारा है कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक के लेखक हैं। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक के लेखक हैं। किसने लिखा है? जीन ब्रोन्स ने लिखा है, प्रोफेसर ब्लास ने लिखा है, कुमारी शैम्पुल ने लिखा है या हंटिंगटन ने लिखा है? दोस्तों इसका सही आंसर है कुमारी शैम्पुल। कुमारी शैम्पुल ने भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक लिखा था, जिसके माध्यम से उन्होंने यह बताया कि मानव पर वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है और मानव वातावरण द्वारा कैसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मानव भूतल की उपज है, यह कथन किसका है? हेटनर का है, रीटर का है, कुमारी शैम्पुल का है या हंटिंगटन का है? दोस्तों यह कथन जो है कुमारी शैम्पुल का है। कुमारी शैम्पुल जो थी वह वातावरण नियतवाद की जो है बहुत प्रबल या कह लीजिए कट्टर समर्थक थी और इन्होंने ये भी कहा कि मानव जो है वह भूतल की उपज है। अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फैब्रे ने, प्रोफेसर ब्लास ने, जीन ब्रोन्स ने या ईसा बोमेन ने? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वह फैब्रे महोदय ने किया था, जबकि प्रोफेसर ब्लास को संभववाद का जो है प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन संभववाद जो शब्द है इसका प्रयोग जो है वह फैब्रे महोदय ने किया था। नेक्स्ट हमारा है, मानव भूगोल की समस्याएं। मानव भूगोल की समस्याएं किस पुस्तक के लेखक कौन हैं? हंटिंगटन हैं, एल्बर्ट डिमांजिया हैं या ग्रिफिथ टेलर हैं या प्रोफेसर ब्लास हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एल्बर्ट डिमांजिया। मानव भूगोल की समस्याएं जो पुस्तक हैं उसके लेखक हैं एल्बर्ट डिमांजिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना पुस्तक के लेखक हैं। इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर ब्लास, ईसा बोमेन, जीन ब्रोन्स या फैब्रे? तो मित्रों इसका सही आंसर है, इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना जो है वो लिखा था फैब्रे महोदय ने। इसका सही आंसर है फैब्रे। नेक्स्ट है, पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह हम्बोल्ट महोदय ने किया था। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, हम्बोल्ट। इमैनुअल कांट, कार्ल रीटर और फॉस्टर जो है गलत है। इसका सही आंसर है हम्बोल्ट। अगला है, जियोग्राफी सिंटैक्स किसने लिखी है? जियोग्राफी सिंटैक्स जो है किसने लिखी?
स्ट्रैबो ने लिखा है, टालमी ने लिखा है, इमैनुअल कांट ने लिखा है या अरस्तू ने लिखा है? तो इसका सही आंसर है जो है टालमी। टालमी ने लिखा है जियोग्राफी सिंटैक्स। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी? तो यह हंटिंगटन ने लिखा, रेडजेल ने लिखा, कार्ल लिटल ने लिखा या शैम्पूल ने लिखा? तो इसका सही आंसर है हंटिंगटन। प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है मानव भूगोल का सिद्धांत जिसे हम कहते हैं वह हंटिंगटन महोदय ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वातावरण जीव के परिस्थित कारकों का योग है, यह निम्न में से किसने कहा है? वातावरण जीव के परिस्थित कारकों का योग है, यह निम्न में से किसने कहा है? पी सोरोकिन ने कहा, ए फिटिंग ने कहा, ए सी शैम्पूल ने कहा या डी एच डेविस ने कहा है? तो दोस्तों यह कहा है फिटिंग महोदय ने। फिटिंग महोदय ने कहा कि वातावरण जीव के परिस्थित कारकों का योग होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप या मिट्टी, खनिज पदार्थ या बस्ती? तो निम्नलिखित में से कौन हमारा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो हमारा भौतिक वातावरण का तत्व जो है वह बस्तियां नहीं हैं। तो बस्तियां बनाने का कार्य मानव द्वारा किया जाता है, ये एक सांस्कृतिक वातावरण है, ये सांस्कृतिक प्रक्रम की देन है। जबकि मिट्टी है, चाहे भूमि है, खनिज पदार्थ है, ये सब प्रकृति ने बनाया है। तो जो प्राकृतिक तत्व हैं वह भौतिक वातावरण के तत्व हैं और जिसे मानव ने निर्मित किया है वह सांस्कृतिक वातावरण के तत्व आते हैं। तो जो हमारी बस्तियां हैं वह सांस्कृतिक वातावरण में आती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मैदानों में रहने वाला मानव किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न होता है? तो मैदानों में रहने वाले मानव कृषि कार्य करते हैं या खनन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, व्यापार? देखिए मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा कृषि कार्य किया जाता है, इसलिए मैदानी भागों में रहने वाले जो मानव हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वह कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पठारी भागों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है। पठारी भागों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय है, क्या है? कृषि है, खनन है, पशुपालन है या व्यापार है? तो पठारी भागों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय जो है वह खनन कार्य होता है, क्योंकि विश्व के जो सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन हैं वह पठारी भागों पर ही पाए जाते हैं, इसलिए जो खनन का कार्य है वह पठारी भागों पर ही होता है। सभ्यता एवं जलवायु पुस्तक के लेखक कौन हैं? सभ्यता एवं जलवायु किसने लिखी है? डिवांजिया ने लिखी है, जीन ब्रोन्स ने लिखी है, हंटिंगटन ने लिखी है या शैम्पूल ने लिखी है? तो सभ्यता एवं जलवायु पुस्तक के लेखक जो हैं वह प्रोफेसर हंटिंगटन हैं। 25वां प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं, सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं पुस्तक के लेखक हैं। तो सामाजिक विज्ञानों का इतिहास एवं संभावनाएं पुस्तक किसने लिखा है? प्रोफेसर ब्लास ने, जीन ब्रोन्स ने, रेडजेल ने या हम्बोल्ट ने? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जीन ब्रोन्स। जीन ब्रोन्स ने लिखा सामाजिक विज्ञानों का इतिहास। अगला है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है, यह कथन किसका है? मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है, यह कथन किसने कहा? ट्रिवार्था ने कहा कि फिंच ने कहा है कि डेविस ने कहा है कि रेडजेल ने कहा है? तो यह कथन जो है वह रेडजेल महोदय का है। रेडजेल ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। अगला प्रश्न है 27। मानव जाति की विकास से लेकर उसकी संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन मानव भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? मानव भूगोल की विकास से लेकर उसकी संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन मानव भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? सामरिक भूगोल में किया जाता है, ऐतिहासिक भूगोल में किया जाता है या प्रजातीय भूगोल में किया जाता है या सामाजिक भूगोल में? तो मानव जाति के विकास से लेकर उसकी संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन मानव भूगोल के जो है वो प्रजातीय भूगोल में किया जाता है। अगला हमारा है 28वां।
प्रत्येक स्थान पर एक आत्मा और एक जीव के, हमारा जो अगला है 28वां प्रश्न, कि प्रत्येक स्थान पर एक आत्मा और एक जीव के ही दर्शन हुए, यह कथन किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? तो यह सिद्धांत पार्थिव एकता का सिद्धांत है, या वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, या सक्रियता का सिद्धांत है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह सिद्धांत है पार्थिव एकता का। अगला है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा? जीन ब्रोन्स ने कहा, प्रोफेसर ब्लास ने कहा, हंटिंगटन ने कहा, या रडजल ने कहा? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति जो है वह जीन ब्रोन्स ने कहा है। अगला है, संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक जीव की कल्पना किसने की थी? संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक जीव की कल्पना किसने की थी? ब्लास ने, हंटिंगटन ने, ब्रोन्स ने, या रडजल ने? तो संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक जीव की कल्पना जो की थी, किसने की थी? तो वह हम्बोल्ट महोदय ने की थी। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, हम्बोल्ट महोदय ने किया। इसका सही आंसर जो है वह हम्बोल्ट है, जबकि इसमें चारों ऑप्शन जो है वह गलत हैं। अगला है 31वां प्रश्न है कि निम्न में से जैविक शक्तियों में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से जैविक शक्तियों में सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? जलवायु है कि पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, मानव? तो जिनमें जीवन होता है वह जैविक शक्तियाँ होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े, मानव। तो इसमें जलवायु ऑप्शन जो है वह सही है, जो जैविक शक्ति नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है? जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जलवायु करता है, या धरातल करता है, खनिज एवं उद्योग करता है, या उपर्युक्त सभी? तो मित्रों जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को सभी प्रभावित करते हैं। जलवायु भी करता है, धरातल भी करता है, खनिज भी करता है, उद्योग भी करता है, उपर्युक्त सभी करता है। अगला है कि किस महाद्वीप में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर पाई जाती है? किस महाद्वीप में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर दोनों पाई जाती है। अगला है, पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था? पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था? इयोसीन युग से, प्लियोसीन युग से, प्लिस्टोसीन युग से, या इयोलियन युग से? तो मानव निवास का जो प्रारंभ है वह इयोसीन युग से ही शुरू हो गया था। अगला है, विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? एकदम आसान प्रश्न है यह। विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत की है कि चीन की है कि पाकिस्तान की है या संयुक्त राज्य अमेरिका की है? तो दोस्तों ये चीन की जनसंख्या जो है वह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न हमारा 36वां है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहाँ केंद्रित है? पर्वतीय क्षेत्र में है, पठारी भागों में है, मैदानी भागों में है, या मरुस्थलीय भागों में है? तो विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है वह मैदानी भागों में केंद्रित है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है? तो मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, खनिज सभी प्रभावित करते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने की बात है तो वह जलवायु है। अगला है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं? दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, या दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका? तो इसका सही ऑप्शन जो चौथा नंबर है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, जबकि उपर्युक्त जो पहले तीन हैं उस सब में सघन जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व का वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो विश्व में वर्तमान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या 48 व्यक्ति?
तो वर्तमान जनसंख्या घनत्व है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आज के प्रश्नों की सीरीज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व क्या है? 900 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, या 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, या 382 व्यक्ति वर्ग। तो इसका सही आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों ये आज की सीरीज थी, आज 40 प्रश्नों की सीरीज। इसके बाद और भी प्रश्न आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे और इसी तरह से आप अध्ययन करते रहिए। कंटिन्यू वीडियो को आप देखेंगे तो ये बातें आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठती जाएंगी, बार बार रिपीट होती जाएंगी। जब भी आपको खाली समय मिले, आप खाना बना रहे हों या खाली समय में बैठे हों, तो आप ये वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये प्रश्न धीरे धीरे आपको जो है याद हो जाएंगे। और इसी तरह के प्रश्नों की सीरीज फिर हम लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।